नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनाव का ऐलान। जोरदार होगा घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए चुनावी डंका बज चुका है। चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने कमर भी कस ली है। दोनों ओर से जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र का हरण करने वालों को जनता सबक सिखाएगी, तो बीजेपी पलटवार कर रही है कि इस बार भी जनता कांग्रेस के झूठे वादों को नकार देगी। लेकिन सवाल यह है कि 23 के दंगल में जनता किसका मंगल करेगी? बीजेपी और कांग्रेस में से कौन जनता का दिल जीत पाएगा? सवाल तो यह भी है कि मध्य प्रदेश के रण में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। राज्यों में चुनाव का आगाज, जनता का क्या है मिजाज। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November, and one phase in Madhya Pradesh. जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। सोमवार को चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में महज एक चरण में चुनाव होंगे, यानी अब जंग खुलकर और आमने सामने होगी, और इसकी शुरुआत भी हो गई है। चुनाव की रणभेरी बजते ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। कमलनाथ ने लिखा कि 17 नवंबर लोकतंत्र का हरण करने वालों को सबक सिखाने का दिन होगा। वही कांग्रेस नेता भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है, और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी कुशासन है, व्यापम है, पटवारी भर्ती है। कौन सा ऐसा विषय है, रेत खदान का माफिया है, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उनकी आलोचना ना की जा सके? पूरी जबरदस्त तैयारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब बयानों के बार से एक दूसरे को घायल किया जाएगा। कांग्रेस तो कमर कसकर मैदान में उतर भी गई है, तो उधर बीजेपी भी पीछे नहीं दिख रही। चुनाव के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे। उन्होंने भाजपा का विकास भी देखा है। 2003 के पहले के बंटाधारी राज को भी नहीं भूले, और 1.25 साल के सत्यानाशी शासन को भी नहीं भूले वो अभी। और इसलिए ये चुनाव जनता ही लड़ेगी, और हम शानदार विजय प्राप्त करेंगे। अब तक उनके उम्मीदवार तक तो मैदान में नहीं है। कांग्रेस में आपस में सिर्फ फुटौल मची हुई है। हमारे तो 79 सेनापति मैदान में है। केंद्रीय चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले आम चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें घोषित की हैं। जो इस मध्य प्रदेश के अंदर बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना, अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस संकल्पना पर और विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर इस चुनाव को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। और यही मैं आज जनता से अपील करता हूं कि जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे। कुल मिलाकर आने वाले करीब 40 दिन मध्य प्रदेश की सियासत के लिए काफी अहम होने जा रहे हैं। 1.5 महीने में बीजेपी और कांग्रेस का अगले 5 साल का क्या भविष्य रहने वाला है, ये जनता तय कर देगी। इसलिए अब प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखेगी। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, या यूं कहें कि 40 दिनों में ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगले 5 साल किसकी सरकार रहेगी, और 23 के इस दंगल में जनता किसका मंगल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रोहित नायक, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। व्यास जी, शुरुआत आपसे करते हैं। चुनावी रण सज चुका है और बयानों के बाण भी छोड़े जाने लगे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं लोकतंत्र का हरण करने वालों को सबक सिखाएगी जनता। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जनता में नाराजगी है और ऐसा कोई मुद्दा और ऐसी कोई बात और ऐसा कोई काम नहीं है आपका जिसकी आलोचना ना की जा सके। जाने का समय आ गया वो कह रहे हैं आपका। देखिए, ये बातें वो लोग क्या जाने जिन्होंने खुद तो 10 साल में बंटाढार करा, उसके बाद 15 माह में आकर फिर से तरफ ले लाया। तो ये लोग ये सब बातें करेंगे तो हो सकता है इन पर जस्ती भी, और भारतीय जनता पार्टी तो विकास की बात करेगी। जो 18 महीने में विकास कार्य किए, जो 18 वर्षों में विकास कार्य किए थे, उसी को तो जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से और विधायक आपके द्वारा ऐसी कई यात्राओं के माध्यम से जनता के समक्ष में ले जाने का प्रयास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और दूसरी तरफ ये मन आक्रोश यात्रा ले गए, तो जिसके मन में जो था वो लेके गए, और उसी मन आक्रोश यात्रा की की ये अपनी लिस्ट घोषित नहीं कर पा रहा है। आप देखिएगा कि दिग्विजय सिंह साहब ने 70 नामों की लिस्ट दी थी और उसको नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह साहब ने ये बोल के मना कर दिया कि केंद्रीय समिति तय करेगी नाम। तो अभी तक जिनके नाम ही तय नहीं हो पा रहे, मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो कि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाए, एक आध दिन पहले ये जो जिसको जहां से खड़ा करना है खड़ा कर दे। दूसरी बात है कि जो मन आक्रोश यात्रा थी उसकी थोड़ी थोड़ी सी झलकियां पूरे प्रदेश ने देखी। जैसे आप पाटन की बात करेंगे, जबलपुर क्षेत्र में आता है, वहां पर जो कांग्रेस प्रत्याशी था, जो विधायक के लिए प्रत्याशी था, उसको मंच पे चाटा मार दिया। दूसरा, पानगढ़ में जब यात्रा चल रही थी तो अजय सिंह साहब इतने नाराज हो गए कि यात्रा से उतर के चल दिए और 2 दिन तक यात्रा नहीं निकल पाई। केंट में नारेबाजी हुई, शिवपुरी में नारेबाजी हुई, चंद्रकला जो इनकी कांग्रेस नेत्री थी उस पर हमला हुआ, उसके बाद में शिवपुरी में हमला हुआ, उसके बाद भिंड क्षेत्र में हथियार लेकर यात्राएं निकल रही है। तो जो खुद अपने नाम तय नहीं कर पा रहे, वे दूसरों पर कटाक्ष कैसे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो 24/7 कार्य करता है और पूर्ण रूप से जैसे ही घोषणा हुई है हमने तो जश्न मनाया है कि वास्तविकता में अब जनता को अपने अधिकार मिलेंगे कि वे लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग जो प्रदेश के साथ, देश के साथ विदेशों में जाकर लोकतंत्र के बहाने भारत की छवि को धूमिल करते हैं, उनको समुचित जवाब अब जनता को देने का मन बनाया होगा और जनता को मौका मिलेगा। ठीक, नायक जी वो कह रहे हैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि 1.25 साल के सत्यानाशी जो सरकार थी उसका जवाब दिया जाएगा जनता के द्वारा और उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, यानी बीजेपी को आशीर्वाद मिलेगा। विकास और बंटाढार के बीच में चुनाव है जी। अभी व्यास जी ने जो बात कही और जो अभी आपके जो बिहार में शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान जी ने बात कही, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा भाजपा का विकास कैसा हुआ है। मध्य प्रदेश का विकास तो नहीं हुआ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, भाजपा का ही विकास हुआ है। और जो विकास के जो मॉडल की ये बात करते हैं, मुझे लगता नहीं आम जनमानस तो कहीं तक वो मॉडल सक्सेसफुल हुआ है। विकास यदि हुआ है तो उनका निजी तौर पर हुआ है। और ये जो बात कर रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा में कम से कम हमारी संवैधानिक पार्टी में इतना बल है कि मंच पर भी विरोध कर सकता है कार्यकर्ता। आपके यहाँ तो पैराशूट से नेता आते हैं भाई साहब। आप कहते हैं संवैधानिक रूप से आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन आपको ले देकर पुरानी ब्रांडिंग में नई ब्रांडिंग में पुराने पैकेज को ही रखकर बेचना पड़ रहा है। इस चुनाव में आपको राष्ट्रीय नेतृत्व को उतारना पड़ रहा है। आपकी जो पहली पंक्ति के नेता वो भी फेल हो गए ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि जो जनता ने इनकी विकास यात्रा को करेंच लगाई है वो खुजली अभी भी बरकरार है। इसीलिए इनको अभी जन आक्रोश यात्रा में जो कांग्रेस में संवैधानिक रूप से झगड़े हैं वो दिख रहे हैं। आपकी सिर फुटौल पार्टी में ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि आपके इतने प्रत्याशी मैदान में, शिवराज सिंह चौहान जी खुद ही मैदान में नहीं है, वो कह रहे हैं इतने प्रत्याशी मैदान में, उनकी टिकट फाइनल हो गई क्या? मुझे लगता है उन्हीं को टिकट नहीं मिलेगी। आपका चेहरा नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो 4 सूची जारी कर दी, आप तो एक भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतार पाए। वही तो बात। और बुधनी से शिवराज सिंह चौहान का नाम ऐलान हो चुका है, शायद आपको जानकारी नहीं है, 34 सूची आ गई है।
हमारी स्ट्रैटेजी में हमने नाम घोषित करने का तय पहले ही ये किया था कि बाद में किया जाएगा। और हमारे तो सारे प्रत्याशी 140 प्रत्याशी तो हमारे क्षेत्र में, 140 प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में। और आज की तारीख में जब ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक 2024 का नाम लेके खेल दिया। चलिए, आपने तो मान लिया ना मास्टर स्ट्रोक है उनका। खुद ही तय कर लो ना कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमसे शिकायत क्यों कर रहे हो? आप खुद ही तय कर लो, जो जीतेगा वो बन जाएगा। आधे नेता ये कह रहे हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, आधे नेता ये कह रहे हैं कि वो फलाना ऐसे कर रहे हैं। तो आपकी खुद की जो पार्टी है, जिसको आप लोकतांत्रिक रूप से बोलते थे कि अरे बहुत बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा आपका समूह है, उस पार्टी में क्या हो रहा है आज की तारीख में? आप चेहरा डिसाइड कर पाए मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी को पता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? वो तो किसी चेहरे के साथ जा ही नहीं रहे ना 5 राज्यों में। बीजेपी ना जाए तो बहुत बड़ा कूटनीतिक संरचना हो गई। और जब हम यही बात कहते थे कि भाई जब विधायक दल का नेता तय होगा, तो कहते थे अरे आपका तो चेहरा नहीं है। तो यही तो बात है ना। आप तो कह रहे हो, आप तो कह रहे हो ना कमलनाथ जी बनेंगे। आपके आधे नेता कह रहे हैं कि नहीं, चेहरा बाद में तय करेंगे। आधे नेता नहीं कह रहे हैं, वो एक प्रक्रिया होती है जो वैधानिक रूप से जब विधायक प्रतिनिधि ठीक है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। लेकिन आपने कहा था कि 6 महीने पहले हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे हारी हुई सीटों पर, क्यों नहीं किए? इसलिए क्योंकि हम जो कैंडिडेट है उनको तो जानकारी है, हम लोग खुद क्षेत्र में हैं, जिनको मैसेज देना था उनको दे दिया, वो तो अपना काम कर रहे हैं। ये जरूरी तो नहीं है ना कि बताया जाए हर चीज। जरूरी नहीं है कि बताया जाए हर चीज। आपने तो पैरासूट से उतार दिए व्यास जी, उनके तो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। छोटा सा कमेंट, फिर तिवारी जी के पास जाऊंगा। इसी का अंदेशा भाई साहब मैंने पिछली 4 डिबेट के पहले आप ही के चैनल पे दिया था कि गुप्त रूप से कैंडिडेट्स को कहा है, किसी खुल के तो बोल सकते नहीं है, विरोध हो जाएगा। और लोकतंत्र की बात वे करते हैं जो लोकतंत्र का 50 बार हत्या करते हैं। दूसरा जो हमारा है तो संगठनिष्ठ पार्टी है, कमल ही हमारा निशान है, और संगठन तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बने कौन ना बने। ये बात वे लोग नहीं समझ सकते जो एक परिवार को पार्टी मानते हैं। हम पार्टी को परिवार मानते हैं। तिवारी जी, चुनाव की बेला आ गई है, ऐलान भी हो गया तारीखों का, और मैदान में एक तरफ से उतर चुके हैं उम्मीदवार कुछ, और दूसरी तरफ से उतरे नहीं। किसकी तैयारी भारी पड़ रही है? कैसा लगता है आपको कि कौन अभी भारी दिख रहा है? देखिए ब्रजेश जी, ये चुनाव की बेला में जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने आज तारीखों की घोषणा की है, उसमें निश्चित तौर पर आप तारीख घोषणा के साथ साथ बीजेपी ने फिर चौंकाने वाले छक्के मार दिए हैं, और उन्होंने अपने जो पुराने प्रत्याशी थे वो सबको उतार दिया मैदान पे। लगभग इनकी 100 से ऊपर की प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। आप जो चौथी अगर वो देखेंगे तो इससे ऊपर हो गए हैं। और शिवराज जी को भी टिकट दे दिया गया था। लोग बड़े असमंजस में थे, शिवराज जी को टिकट नहीं मिलेगा इस बार, लेकिन उनको उनके क्षेत्र से बुदरी से ही लड़ाया गया है। अधिकांश मंत्रियों को दे दिए, इसमें सिंधिया खेमे के लोग भी हैं। बिल्कुल आप देखें तो जितने सिंधिया खेमे से आए थे उनके लोगों को, और जो पुराने लोग थे मंत्री थे, अधिकांश लोगों को टिकट वितरित कर दिया गया है। और आप देखें तो बिंद क्षेत्र में भी उन्हीं लोगों को दिया गया है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष को लोग कह रहे थे कि टिकट नहीं मिलेगा, उनको फिर टिकट दे दिया गया देव तालाब से। प्रदीप पटेल जी को टिकट दे दिया गया मऊगंज से। तो मुझे लगता है कि अजय बिश्नोई जी बहुत नाराज थे और काफी तीखी प्रतिक्रिया की थी बीच में उन्होंने, लेकिन उनको भी टिकट दिया गया है। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने ये देखा है कि जो लोग जीत सकते हैं चुनाव, जिनकी स्थिति मजबूत है, उन लोगों को क्षेत्र में उतारा है। कांग्रेस ने, आप देखें, हम कई बार ये बात बोल चुके हैं, कांग्रेस कई बार ये पहले भी कह चुकी है, और कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे उनने सर्वे भी कराया था कि जो हारी हुई सीटें हमारी हैं, जिनमें हम लगातार चुनाव हार रहे हैं, उन प्रत्याशियों का चयन हम पहले कर लेंगे, और चयन पहले करके और उनकी प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर देंगे 3 महीने पहले ही। लेकिन कहीं ना कहीं संशय में है कांग्रेस, और इस वजह से अभी तक प्रत्याशियों को घोषणा कांग्रेस नहीं कर पाई है। वो हो सकता है अंदरूनी मामला हो कि हम लोगों की जानकारी में नहीं लाए, लोगों को बता दिए होंगे कि आप क्षेत्र में काम करो, हम टिकट आपको देंगे। तो इससे थोड़ी सी असमंजस सी बनी हुई है कांग्रेस की, और कांग्रेस को अभी चाहिए कि जिस तरह से अब टिकट का वितरण हो रहा है और चुनाव सामने आ गया है, तो अब प्रत्याशियों का चयन करके और प्रत्याशियों की घोषणा कर देनी चाहिए। कारण यह है कि वो 1 महीने का जो समय मिलता है, जो भी प्रत्याशी आता है उसको क्षेत्र में जनता ये चाहती है कि हमारे बीच में आए, और जिन कार्यों को, जिन वादों का बात करती है प्रत्याशी, तो उन वादों को फिर आने वाले समय में अगर चुनाव जीत के जाते हैं तो पूरा करें। वो तो कह रहे हैं हमारे प्रत्याशी तो मैदान में, हम उनको इशारा कर चुके हैं, काम कर रहे हैं अपना बाकायदा।
बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि अंदरूनी बात हो सकती है, लेकिन वास्तविक स्थिति में तो कोई ये नहीं जान रहा है, जो चाहे उस क्षेत्र की जनता हो, और हो सकता है कांग्रेस के कुछ लोग जानते हो, लेकिन इनको पहले अब तय करना पड़ेगा। कारण यह है कि बीजेपी ने तो अपना पहला दांव चल दिया है, अब कांग्रेस को यह तय करना है कि हम किस मोहरे में गिरेंगे। जी ठीक है, तो रोहित जी, पहला दांव चल दिया है बीजेपी ने, आप पिछड़ते जा रहे हैं शुरुआत से ही, कहीं ऐसा ना हो कि शुरू में जो पिछड़े हैं आखिर तक पिछड़े रह जाएं। असमंजस की स्थिति है, संशय है आपकी पार्टी में? ये बिल्कुल संशय नहीं है। जैसा मैंने बताया, जो आंतरिक हमारी रणनीति थी उसमें हमारे उम्मीदवार ऑलरेडी काम कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। जो भी जहां से भी उम्मीदवार थे उनको तारतम्य बना के ये बात बताई जा रही है कि भैया इस बार आपको अगर नहीं मौका मिल रहा है तो हमारा साथ दीजिए। और हम इस पूरे समीकरण को आम जनमानस तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से सक्सेसफुली प्रयास कर रहे हैं, और ये हम इसमें बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए भी हैं। अगर आप जाकर अंदरूनी स्तर पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी की स्थिति, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की घुटन और बेचैनी है बीजेपी के विरुद्ध, और जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से चल रही है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से विफल रही है अपनी जो भी स्कीम्स थी, जो भी बात थी उसको रखने में। ये बोलते हैं हिंदुवादी संगठन, लेकिन पितृपक्ष में ही सबसे ज्यादा इनने उद्घाटन किए, महाकाल लोकार्पण किया। अगर ये हिंदुवादी संगठन, इनकी कथनी करनी में मुख्य रूप से जो अंतर है वो देखना है कि वो जनता को किस तरीके से समझ में आया है। और इसीलिए इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वरिष्ठता और नवीनता का इलेक्शन है, और जो सामंजस्य बनाएगा वरिष्ठता और नवीनता में, वही इस इलेक्शन में पार पा सकता है। यहाँ पर वरिष्ठ जो पहली पंक्ति के नेता हैं बीजेपी के, उन्हीं में तारतम्य नहीं है, चेहरा नहीं तय है। आज बताइए आखिरी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आ रहा है। कल तक तो ये लग रहा था कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। अभी वरिष्ठ पत्रकार जो है उन्होंने भी बताया कि इस तरह की स्थितियां थी कि पता ही नहीं था कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के तहत, और आप कांग्रेस सनातन धर्म के अनुसार सब काम कर रहे हैं, पितृपक्ष खत्म हो जाएंगे इसके बाद जारी करेंगे, ये वजह है। बिल्कुल। और आपके यहाँ सब सीटों पर एक नाम तय नहीं हो पा रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पे नाम तय हो चुके हैं, और जिनको काम करना था उनको इशारा भी हो गया, वो अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे सबको हैं। इशारा करना पड़ रहा है। 230 सीटों पर से कुछ तो नाम ऐसे होंगे, सिंगल होंगे, जो बड़े दिग्गज होंगे जिनको उतार सकते हैं। 140 सीटों में 103 नाम तय हो गए हैं, और जो बाकी 140 में 103 नाम के अलावा जो नाम बचे उन पे आखिरी बैठक में चर्चा होगी। मतलब जो तिवारी जी कह रहे थे संशय है कहीं ना कहीं, इस वजह से रुकी है। व्यास जी वो कह रहे हैं आपकी कथनी और करनी में अंतर है, आप सनातन के बड़े पैरोकार बनते हैं लेकिन प्रतिपक्ष में सूची जारी कर देते हैं, वो तो शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। ब्रजेश जी, जो इन्होंने बहुत सारी बातें करी, मैं कुछ को शायद रिमेम्बर कर पाऊंगा, उनका जवाब दे दूंगा। जैसे इन्होंने कहा पितृपक्ष एक त्योहार होता है जिसमें हमारे पितृ हमारे द्वार पे आते हैं, जिनको हम भोजन करवाते हैं। साल में 16 दिन उनको ईश्वर के घर से छुट्टी मिलती है। तो मेरे को लगता है पितृपक्ष से तो अच्छा मुहूर्त होना ही नहीं चाहिए। अगर पितृपक्ष में आप काम कर रहे हो तो आपके पितृ आपके साथ है, ऐसा कुछ ज्योतिष गणनाओं के अनुसार भी है। अगर इन्होंने ज्योतिष सुना हो, समझा हो, पढ़ा हो, सनातन धर्म को कभी सीखा हो, तो हो सकता था ये इसका जवाब दे पाते। दूसरा, ये जैसे लिस्ट नहीं घोषित कर पा रहे हैं, मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि रावण जब हनुमान जी और बाकी लोग पहुंच गए थे पर्वत पर, तब उन्होंने असुरों ने कहा कि भैया क्या करना चाहिए। तो रावण ने कहा, जीते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही, कि भैया हमने सुरासुरों को जीत लिया तब तो कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या कर लेंगे हमारा। तो इनकी जो मानसिकता वो ये है कि ये छुप छुप के प्रचार कर रहे हैं। अब आप बताइए, लोकतंत्र के महापर्व में छुप छुप के प्रचार कौन लोग करते हैं? जिनको भय होता है हारने का, जिनको भय होता है नकारात्मकता का, जिनको भय होता है कि हमने कार्य नहीं किया है तो जनता के मध्य में कैसे जाएंगे। तो ये सिर्फ अपने कांग्रेसी लोगों को ही साध रहे हैं, आम जनता के मध्य में नहीं जा पा रहे, क्योंकि नाम घोषित होगा तब तो आम जनता के मध्य में जा पाएंगे। और दूसरा, ये जो बात कर रहे थे, संस्कारित पार्टी हमारी, सांस्कृतिक पार्टी हमारी, विकासशील पार्टी हमारी, प्रदेश का विकास 16% जीडीपी के साथ में, 10% आज पोजीशन के साथ में, और राजस्थान अगर समय नहीं है, जवाब ले लेते हैं उनसे, प्रथम पोजीशन पर जवाब ले लेते हैं ब्यास जी, फिर मैं तिवारी जी के पास भी जाऊंगा। नायक जी वो कह रहे हैं जिनके मन में चोर होता है वो चोरी चोरी जाता है, खुलकर नहीं जाता। इनको शायद ये वो जो है संदर्भ है याद नहीं है जहां पे भगवान राम ने पेड़ की ओट में खड़े होकर राजा बलि को मारा था, शायद वो संदर्भ भूल गए। और भगवान भी कहीं नजर नहीं आते, वो भी अपनी कार्यकलाप और जो लीला है वो छुपकर ही करते हैं।
सब चीजें जरूरी नहीं है छुप कर की जा रही तो गलत ही हो। दूसरी बात इन्होंने कहा ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष इनको क्या पता, सूक्ष्म ज्योतिष के बारे में क्या जानते हैं, सांख्य ज्योतिष के बारे में क्या जानते हैं। और यदि ये बात का जवाब दे दे मुझे कि अगर माँ से पुत्र के अलग होने का समय, जन्म का समय है, तो 9 महीने तक भ्रूण में जो बच्चा बढ़ता रहा वो क्या था? क्या उसका जन्म 9 महीने पूर्व नहीं हो गया था? तो ये गुप्त गोपनीय जो ज्योतिष है उसके बारे में क्या जानते हैं, इसका जवाब दे दे मुझे। तो ये इस तरह की चर्चा ना करें जिसमें इनको लगता है कि ये मुझे हरा देंगे। ये चर्चा प्रासंगिक करें। हम ज्योतिष पर बात नहीं कर रहे हैं, शुभ अशुभ पर बात कर लेते हैं। तिवारी जी, मुद्दे वहीं आ गए घूम फिर के, विकास, बेरोजगारी के बाद सनातन धर्म संस्कृति। कांग्रेस नए स्तर से सोच रही है या फूंक फूंक के कदम रख रही है, मुहूर्त भी देख रही है कि अभी प्रतिपक्ष चल रहा है, शुभ नहीं होगा इसलिए सूची जारी नहीं कर रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? वो सनातन अपना रहे हैं और जो इनके पैरोकार बनते थे वो जारी कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, इसमें सनातन की कोई बात मुझे समझ नहीं आती है। बात यह है कि कांग्रेस के जितने अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे बिंद क्षेत्र है, बुंदेलखंड है, महाकौशल है, तो इन क्षेत्रों के जो प्रभारी हैं, इन क्षेत्रों के उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर अब चयन करना है इनको प्रत्याशियों का। तो चयन कैसे करें? उन क्षेत्रों के लीडरों को जब बैठाते होंगे तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बन जाती है। नहीं तो अभी इनकी जो पुरानी हारी हुई सीटें हैं, जो 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हम उन 66 सीटों पर जाकर पहले ही प्रत्याशी को चयन कर लेंगे और घोषणा कर देंगे, तो अभी तक पार्टी नहीं कर पाई। हम कहते हैं जिन क्षेत्रों पर जो पुरानी सीटें आपकी थी, हारी हुई थी, जो बीजेपी खाते में बार बार जा रही, तो उन पे चयन कर देते आप प्रत्याशियों का। तो कम से कम वो क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में जाकर और वोट की बात तो करते, अपनी बातों को रखते वहां, तो उससे क्या होता, कांग्रेस मजबूत होती। कहीं ना कहीं ये कमी छोटी सी कांग्रेस इस बात पे चूक गई है पीछे। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं आप 15 दिन बाद, अभी 15 के बाद पितरपक्ष समाप्त होगा, उसके बाद तो समय नहीं बचता है, समय कम बचेगा पार्टी के पास, नेताओं के पास, प्रत्याशियों को सूचना करेंगे, दूसरी पार्टियों की घोषणा भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। और तो क्या आपको लगता है कि प्रतिपक्ष सिर्फ बहाना है कांग्रेस के पास, इसलिए जारी नहीं कर रहे, एक राय नहीं बन पा रही? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक राय की कमी है और इसी वजह से कांग्रेस पीछे हो जा रही है और सामंजस्य का कहीं ना कहीं एक रोड़ा आ रहा है, जिससे सामंजस्य प्रत्याशियों में नहीं पड़ रहा। कांग्रेस में क्या है कि किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो बड़े लीडर हैं और कई सारे, एक विधानसभा में कई सारे प्रत्याशी चयन करने के प्रयास में है। तो इसलिए कांग्रेस अभी ये नहीं बना पा रही है, तय नहीं कर पा रही है नामिनेट कि किन लोगों को हमको मैदान पे उतारा जाए और किस तरह के लोग सामने खड़े होंगे। नायक जी, तो छोटा सा जवाब। बड़ा मुद्दा है। प्रतिपक्ष तो सिर्फ बहाना है, जो मंच पे दिख रहा है आपका वो भी अंदर कमरे में चल रहा है नेताओं के बीच। बिल्कुल नहीं तिवारी जी, मुझे लगता नहीं कि पूरी विधानसभा घूम सकते हैं और ना ही मुझे लगता है 4-5 विधानसभा में गए होंगे। यहाँ पर विश्लेषण करना अच्छी बात है, आसान भी है, लेकिन जो मुझे पता है, जो हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी रणनीति मुझे लगता है चर्चा से निकल के आ रहा है कि पूरी तरह से सक्सेसफुल है, क्योंकि जो हम चाहते थे वही हो रहा है। और केवल पितृपक्ष में लिस्ट जारी करने की बात नहीं है। अगर इतना पैरोकार थे ये सनातन धर्म के, तो इनको महाकाल लोक का भी लोकार्पण नहीं करना चाहिए था। मांगलिक कार्य नहीं होते हैं ऐसे समय में, और ये बात मुख्य रूप से हमें ध्यान देने की है। तो आ गई ना बात मुहूर्त पर ही। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं या तो अंदरूनी खाने में दिक्कत है या वो शुभ मुहूर्त देख रही है, एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रही है, क्योंकि उसको लगता है कि इस बार बाजी पलट देगी। और यही वजह है कि वो अपने उम्मीदवारों के चयन में भी विलंब कर रही है या शुभ घड़ी का इंतजार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो बीजेपी फिलहाल बाजी मारती दिख रही है, चाहे उम्मीदवारों के चयन के मामले में हो या रणनीति के मामले में। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कौन किसको पटकनी देता है और रणनीति के अनुसार कौन किसकी पर भारी पड़ता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।